कल्पना कीजिए, एक 70 साल का बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, आज वो एक सरकारी दफ्तर के बाहर चिलचिलाती धूप में खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी पेंशन की फाइल पर एक साहब के दस्तखत होने बाकी हैं। तभी एक सफेद चमचमाती एसयूवी निकलती है, ऊपर लाल नीली बत्ती जल रही है, सायरन गूंज रहा है। धूल उस बुजुर्ग के चेहरे पे पड़ती है और साहब बिना देखे निकल जाते हैं। इसे हम कहते हैं लाल फीताशाही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 2026 के डिजिटल इंडिया में भी हमारा प्रशासन 19वीं सदी की तरह क्यों चल रहा है? क्यों एक आईएएस ऑफिसर के पास एक सीईओ से भी ज्यादा पावर होती है? और क्यों एक आम आदमी के लिए साहबों तक पहुंचना आज भी किसी जंग जीतने जैसा है? हाल ही में ऐसी कई खबरें आई जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। ये सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, ये एक बहुत पुरानी और गहरी बीमारी के लक्षण है। आज हम भारत के उसे स्टील फ्रेम की परतें खोलेंगे जिसे हम भारतीय नौकरशाही यानी इंडियन ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अगर आप किसी डीएम के रुतबे को समझना चाहते हैं तो आपको आज से लगभग 170 साल पीछे जाना होगा। साल था 1854 और किरदार था लॉर्ड मैकाले। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया था कि भारत पर सिर्फ बंदूकों के दम पर राज नहीं किया जा सकता। उन्हें एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो खून और रंग में तो भारतीय हो लेकिन पसंद और बुद्धि में अंग्रेज। और यहीं से जन्म हुआ आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। लेकिन सच तो यह है कि अंग्रेजों ने इसे भारत की सेवा के लिए नहीं बल्कि भारत पर लगाम कसने के लिए बनाया था। इसके सिर्फ दो मुख्य काम थे। एक, भारतीय जनता से टैक्स वसूल कर ब्रिटिश खजाना बनना, और दूसरा काम था किसी भी तरह के विद्रोह या विरोध को कुचल देना। दोस्तों गौर कीजिए, आज भी जिले के मुखिया को कलेक्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मूल काम था कलेक्ट करना, टैक्स वसूलना। उसे डेवलपमेंट ऑफिसर या सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं कहा गया। यह नाम ही उसे औपनिवेशिक मानसिकता की याद दिलाता है जहां सरकार का काम देना नहीं बल्कि लेना था। उस जमाने में यह परीक्षा सिर्फ लंदन में आयोजित होती थी। सिलेबस में ग्रीक, लैटिन और यूरोपीय इतिहास होता था ताकि भारतीय इसमें शामिल ही ना हो सके। जब 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इसे क्रैक किया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन आईसीएस अफसरों को हेवन बोर्न कहा जाता था। ये आम जनता से दूर बड़े बड़े बंगलों में रहते थे ताकि जनता के मन में इनका खौफ और सम्मान बना रहे। इससे सरकार और जनता के बीच एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर दी गई। जब भारत आजाद हुआ था तो संविधान सभा में इस पर एक लंबी बहस हुई। कई नेता चाहते थे कि इस पुराने और दमनकारी सिस्टम को जड़ से खत्म कर दिया जाए, लेकिन सरदार पटेल का मानना था कि एक नए देश को बिखरने से बचाने के लिए एक संगठित ढांचे की जरूरत है। उन्होंने इन अफसरों को सुरक्षा देने का वादा किया। वे नए भारत के प्रति वफादार रहे। यही सुरक्षा हमारे संविधान के अनुच्छेद 311 यानी आर्टिकल 311 में दर्ज कर दी गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हो गई। हमने ढांचा वही रखा, संविधान भी वही रखा, यहाँ तक कि नियम भी वही रखे। हमने सिर्फ अंग्रेज साहब को हटाकर भारतीय साहब को कुर्सी पर बिठा दिया। ये वैसा ही था जैसे किसी पुरानी खटारा गाड़ी में नया इंजन लगाने की कोशिश करना जो तेज चलने के लिए कभी बनी नहीं थी। आज भी दफ्तरों में जी हुजूरी और साहब कल्चर क्यों है? क्यों एक मामूली विधायक या डीएम को किसी सामंती राजा की तरह समझा जाता है? इसका कारण है पावर डायनेमिक्स का न बदलना। ब्रिटिश काल में अफसर सिर्फ क्राउन यानी ब्रिटिश सत्ता के प्रति जवाबदेह होते थे, जनता के प्रति उनका कोई जवाब नहीं होता था। आज लोकतंत्र होने के बावजूद हमारा नौकरशाही ढांचा पूरी तरह इंसुलेटेड है। सिविल लाइंस के मिलने वाले विशाल बंगले इन अफसरों को उस आम जनता की समस्याओं से दूर कर देते हैं जिनकी सेवा के लिए उन्हें चुना गया है। अंग्रेज ऐसे अफसरों के रूप में जर्नलिस्ट चाहते थे जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हो। आज भी एक आईएएस अफसर कभी कृषि विभाग संभालता है तो कभी फाइनेंस और कभी हेल्थ। क्या 21वीं सदी की जटिल समस्याओं को एक ऐसा व्यक्ति सुलझा सकता है जिससे उस विषय का गहरा अनुभव ही ना हो? अब बात करते हैं उस असली वजह की जिससे ये सिस्टम अमर बन गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 सुनने में तो एक बड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन असल में ये लोहे का कवच है जो एक सरकारी अफसर को दिया गया है। इसके मुताबिक किसी भी सिविल सर्वेंट को तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक एक लंबी और थकाने वाली विभागीय जांच पूरी ना हो जाए। एक प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम नहीं करते तो आपको अगले दिन
पिंक स्लिप मिल जाती है। लेकिन एक आईएएस अफसर अगर उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लग जाए तो उन्हें निकालने में सालों साल लग जाते हैं। ज्यादातर मामलों में क्या होता है, सिर्फ एक सस्पेंशन, और सस्पेंशन का क्या मतलब, घर बैठे आधी सैलरी पाना और कुछ समय बाद किसी दूसरे जिले में शानदार पोस्टिंग मिल जाना, यह सजा या संवैधानिक छुट्टी। अगर इन अफसरों को निकालना इतना ही मुश्किल है तो फिर वो नेताओं के इशारों पर क्यों नाचते हैं? इसका जवाब है ट्रांसफर। भारत में ट्रांसफर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक ईमानदार अफसर जो किसी घोटाले की फाइल खोलता है, उसका तबादला रातों रात ऐसी जगह कर दिया जाता है जहां सिर्फ धूल और सन्नाटा हो। हरियाणा के अशोक खेमका का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनका 30 साल का सर्विसेज में 50 से ज्यादा बार ट्रांसफर हुआ है। जब एक अफसर को पता होता है कि उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा उसकी जी हुजूरी और उसकी पोस्टिंग तय करेगी, तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं बल्कि पॉलिटिकल सर्वेंट बन जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे यूपीएससी सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर दिया है। एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने सर्विस शुरू होने से पहले ही विशेषाधिकारों की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अपने निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र शासन की नेम प्लेट लगा दी। एक ट्रेनी होने के बावजूद उन्होंने अलग केबिन, वीआईपी नंबर और स्टाफ की मांग की। लेकिन जब मीडिया और जनता ने गहराई से जांच की तो परतें खुलती गई। आरोप लगे कि उन्होंने आईएएस बनने के लिए ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांगता कोटे का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया। उनके पिता खुद एक रिटायर्ड बड़े सरकारी अफसर थे और उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। फिर वो नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आई? ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार नहीं, ये दिखाती है कि कैसे व्यवस्था के अंदर बैठे लोग ही लूप होल्स का फायदा उठाकर उस सिस्टम को बाईपास कर देते हैं जो देश के सबसे गरीब और जरूरतमंद छात्र के लिए बनाया गया था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप उस स्टील फ्रेम पर कैसा भरोसा करेंगे? अब चलते हैं छत्तीसगढ़ साल 2023 की। ये घटना नौकरशाही के घमंड और वीआईपी कल्चर की सबसे बड़ी मिसाल है। एक फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास अपने दोस्तों के साथ डैम पर पिकनिक मनाने के लिए गए। वहां उनका महंगा सैमसंग फोन पानी में गिर गया। अब एक आम आदमी का फोन गिरता तो वो भूल जाता, लेकिन साहब का फोन था, गिरा कैसे? पहले गोताखोरों को बुलाया गया। जब फोन नहीं मिला तो साहब ने एक अपने पावर का इस्तेमाल किया। अगले 4 दिनों तक डीजल पंप चलाकर बांध से 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। यह इतना पानी था जिससे सैकड़ों एकड़ सूखी जमीन की सिंचाई हो सकती थी। तपती गर्मी में गांव वालों की प्यास बुझ सकती थी। जब मीडिया में हंगामा हुआ तब जाकर साहब का सस्पेंड किया गया। लेकिन सोचिए, एक क्लर्क या इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी में इतना दुस्साहस कहां से आता है कि वो अपने एक निजी चीज के लिए राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद कर दे? यह सत्ता का नशा है जो इन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की नसों में दौड़ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत नाम है जिन्होंने इस देश को बदनाम किया है। जैसे सबसे पहला नाम अगर मैं आपको बताऊं तो नीरा यादव। ये उत्तर प्रदेश की पूर्व सचिव थी। 1990 के दशक में नोएडा में हुए करोड़ों के प्लाट आवंटन घोटाले में इनका नाम आया। नतीजा, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा हुई। इसमें दिलचस्प बात यह है कि उन्हें यूपी के आईएएस एसोसिएशन ने वोटिंग के जरिए राज्य का सबसे भ्रष्ट अफसर घोषित कर दिया। दूसरा नाम बी चंद्रकला। ये यूपी कैडर की चर्चित आईएएस अफसर थी। इनको लोग सेल्फी वाली कलेक्टर मैडम के नाम से जानते थे। ये सोशल मीडिया पर बहुत फेमस थी। लोगों को डांटते हुए उनके वीडियो वायरल होते थे। लेकिन बाद में उन पर अवैध रेत खनन के गंभीर आरोप लगे। नतीजा, सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की और लंबे समय तक विवादों और जांच के घेरे में वो रही। इनमें तीसरा नाम आता है टी उमाशंकर। ये तमिलनाडु कैडर के आईएएस अफसर थे। सरकारी पद पर रहते हुए ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। नतीजा, सरकार ने उन्हें कई बार सस्पेंड किया और उनकी सर्विस से विवादों से भरी हुई रही। इसमें अगला नाम पूजा सिंघल। ये झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अफसर थी। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उनके और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापा मारा। नतीजा, छापेमारी में करीब 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पांचवा नाम अभिषेक सिंह। ये यूपी कैडर के आईएएस अफसर थे और उनको एक्टर बनने का शौक था। विवाद यह था कि ये बिना बताए लंबे समय तक ड्यूटी से गायब रहे क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की सीरीज और म्यूजिक एल्बम में एक्टिंग कर रहे थे। नतीजा, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह मामला काम से ज्यादा शोबाजी का उदाहरण माना गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस स्टील फ्रेम को अपनी जागीर समझ लिया।
जहां एक तरफ ईमानदार अफसर सिस्टम से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी उदाहरण हैं जो बताते हैं कि बिना जवाबदेही के पावर कितनी खतरनाक हो सकती है। उनमें सबसे पहला नाम आता है अशोक खेमका। ये हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर हैं। इन्हें भारत का सबसे ईमानदार और अड़ियल अफसर माना जाता है। 30 साल की सर्विस में इनका 55 बार से ज्यादा ट्रांसफर हो चुका है। इन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों के जमीन घोटाले जैसे वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को उजागर किया। जब किसी सरकार ने गलत फाइल आगे बढ़ानी चाहिए तो खेमका ने उस पर नो लिख दिया, चाहे नतीजा तबादला ही क्यों ना हो। इसमें अगला नाम है टीएन सेशन। इन्हें चुनाव सुधारों के जनक कहा जाता है। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और आईएएस अफसर थे। 1990 से पहले भारत में चुनाव का मतलब बूथ कैप्चरिंग और गुंडागर्दी था। सेशन ने आकर नेताओं को संविधान की ताकत दिखाई। उन्होंने पहली बार वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य किया और आचार संहिता को सख्ती से लागू किया। इन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों के चुनाव रद्द कर दिए। उनके बारे में मशहूर था, नेता केवल दो चीजों से डरते, एक भगवान और दूसरा सेशन से। इसमें अगला नाम एस.आर. शंकरन, गरीबों का मसीहा इन्हें कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बंधुआ मजदूरी खत्म करने और दलितों के उत्थान में लगा दी। वे इतना सादा जीवन जीते थे कि अक्सर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी पूरी पेंशन गरीबों की शिक्षा के लिए दान कर दी। उन्हें पीपल्स आईएएस कहा जाता है। इसमें अब अगला नाम आर्मस्ट्रांग पाले, द मिराकल मैन। ये मणिपुर कैडर के आईएएस अफसर हैं। मणिपुर के एक बेहद पिछड़े इलाके में सड़क बनाने के लिए जब सरकार ने बजट नहीं दिया तो इन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाया और खुद के पैसों से ग्रामीणों के साथ मिलकर 100 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। इसके लिए उन्होंने सरकारी फंड का इंतजार नहीं किया। उन्हें मिराकल मैन ऑफ मणिपुर कहा जाता है। अब सवाल यह भी बड़ा है कि क्या दुनिया में हर जगह ऐसा है? बिल्कुल नहीं। जरा सिंगापुर को देखिए, वहां के ब्यूरोक्रेट्स को दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है, लेकिन उनकी जवाबदेही भी उतनी ही ज्यादा सख्त है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आप बाहर है। भ्रष्टाचार के लिए वहां जीरो टॉलरेंस है। और जापान, वहां के अधिकारी खुद को देश का सेवक मानते हैं। वहां की नौकरशाही विशेषज्ञता पर टिकी है। जो व्यक्ति फाइनेंस जानता है वही फाइनेंस मंत्रालय संभालेगा। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि कल जो मुर्गियों के दाने का हिसाब रखता था आज उसे आईटी पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। तो क्या इसका कोई समाधान है या हम हमेशा इसी औपनिवेशिक बोझ को ढोते रहेंगे? ब्यूरोक्रेसी किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हड्डी में कैंसर हो जाए तो शरीर खड़ा नहीं हो सकता। हमें साहब नहीं सेवक चाहिए। हमें वो स्टील फ्रेम चाहिए तो जो देश को सहारा दे सके, न कि वो जो देश का गला घोंटे। आखिरकार ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत साहब की कलम नहीं, आपके वोट और आपकी जागरूकता में है। तो दोस्तों, ये था भारतीय ब्यूरोक्रेसी का सच जो अक्सर फाइलों में दबा रह जाता है। आपको क्या लगता है? क्या वाकई में एक बड़े बदलाव की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मेरा नाम है सुदर्शन सबलानिया और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।